नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है मंगलवार 4 अगस्त। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। श्रावण मास और मंगलवार के शुभ संयोग में कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। मेष, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में सफलता मिल सकती है। वृषभ और तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ और नई योजनाओं से फायदा होने के संकेत हैं, जबकि मिथुन राशि के लोगों को पढ़ाई और करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों को धैर्य और सोच समझकर फैसले लेने की सलाह दी गई है। परिवार का सहयोग मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादातर राशियों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत आज मनाया जा रहा है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसे पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज माता मंगला गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री, 16 लड्डू, 16 पूरी और 16 फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ जरूर करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा में चढ़ाई गई सुहाग सामग्री किसी सुहागिन महिला या अपनी सास को भेंट करना भी शुभ माना जाता है। इस साल सावन में कुल 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे, जो कि 4, 11, 18 और 25 अगस्त को रखे जाएंगे। अब बात जॉब्स की। जी हाँ, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका आया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि RCF ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 94 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त से शुरू होंगे और 24 अगस्त तक किए जा सकेंगे। भर्ती के तहत इंजीनियरिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग समेत कई विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान 60,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 40,000 से 1,40,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर RCF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। MBBS डॉक्टरों के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा मौका है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 630 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन जारी है और आवेदन की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। उम्मीदवार के पास MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53,100 रुपए प्रतिमाह शुरुआती सैलरी भी मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले BFUHS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। UPPSC ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, स्टेट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट समेत 37 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना जरूरी होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ सरकारी सेवा में काम करने का मौका मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका घर या कारोबार दिल्ली में है और पानी का बिल लंबे समय से बकाया है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड ने 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा बकाया रखने वाले 1,125 कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया है। जल बोर्ड ने साफ कहा है कि 15 अगस्त तक
बिल जमा नहीं करने पर प्रॉपर्टी कुर्क या सील की जा सकती है। राहत की बात यह है कि सरकार 15 अगस्त तक लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC में 70% तक की छूट भी दे रही है। उपभोक्ता दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर KNO नंबर की मदद से अपना बकाया बिल ऑनलाइन चेक और जमा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। RBI के नए FD नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, जिससे निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। नए नियमों के तहत एक ही बैंक की सभी ब्रांच में समान राशि और अवधि की FD पर एक जैसा ब्याज देना होगा। साथ ही सभी बैंकों को अपनी FD ब्याज दरें पहले से वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होंगी, ताकि ग्राहक आसानी से तुलना कर सके। इसके अलावा बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें हर कार्य दिवस सुबह अपडेट की जाएंगी। हालांकि RBI ने साफ किया है कि 1 अक्टूबर से ब्याज दरें अपने आप नहीं बदलेंगी, सिर्फ नियमों में बदलाव होगा। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना की जांच के बाद करीब 94,000 आयकर भरने वाले किसानों को अपात्र घोषित कर लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। वहीं 16.94 लाख पात्र किसानों के खातों में 4 अगस्त यानी कि आज 7,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी राशि ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक के 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो सहकार विभाग या महा IT पोर्टल, बैंक शाखा या CSC सेंटर पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें। असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। शिवसागर और चौराईदेव जिलों के किसानों और जमीन मालिकों का 1 साल का लैंड टैक्स माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का जुलाई का बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट का मुफ्त रिचार्ज मिलेगा। बाढ़ प्रभावित परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 15,000 रुपए की अंतरिम सहायता दी जाएगी। वहीं जिनके घर अब भी रहने लायक नहीं है, उन्हें 10 अगस्त से अतिरिक्त 10,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो आज से आपके लिए एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 4 अगस्त यानी कि आज की सुबह अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो नए टाइमिंग्स जानना बेहद जरूरी है। SEBI के नए नियमों के तहत अब FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग शाम 3:40 तक होगी। पहले इसकी समय सीमा 3:30 तक थी, यानी अब ट्रेडर्स को 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं कैश मार्केट का ट्रेडिंग समय पहले की तरह सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक ही रहेगा। इसके अलावा FNO शेयरों के लिए नया क्लोजिंग ऑक्शन सेक्शन भी लागू हो गया है। ये दोपहर 3:15 से 3:35 तक चलेगा, जिसमें ऑर्डर के आधार पर शेयर का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस तय किया जाएगा। इस बदलाव का मकसद क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा पारदर्शी बनाना और आखिरी मिनट में होने वाले उतार चढ़ाव को कम करना है। फिलहाल ये नए नियम सिर्फ FNO में शामिल शेयरों पर ही लागू किए गए हैं। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ताजा कीमतें जान लीजिए। अगस्त की शुरुआत के बाद कीमती धातुओं के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। 4 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,43,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहने का अनुमान है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,31,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर सकता है। चांदी की बात करें तो इसकी कीमत करीब 2,19,400 रुपए प्रति किलोग्राम रहने का अनुमान है और बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त की सकारात्मक शुरुआत के बाद सोने और चांदी की कीमतों में फिलहाल स्थिरता देखने को मिल रही है। हालांकि शहर और ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज और GST अलग से देना होगा।
पंजाब के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर सरकार को 6% ब्याज भी देना होगा। साथ ही बकाया चुकाए जाने तक सरकारी विज्ञापनों और अन्य गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये मामला केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता ना मिलने को लेकर था। अब हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला बरकरार रखते हुए सरकार को जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन सोमवार को शोक प्रस्ताव के बाद समाप्त हो गया और सदन की कार्यवाही आज यानी 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चंदा, नीट पेपर लीक, बिजली, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि इन सभी मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन का समय जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बताते हुए उसकी आलोचना की। मध्य प्रदेश की राजनीति को सोमवार को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर से 6 बार विधायक रहे पारस जैन का लंबी बीमारी के बाद इंदौर के एक अस्पताल में निधन हो गया। पारस जैन करीब 8 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और उन्होंने वन, स्कूल, शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। साल 2023 में विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के बावजूद वे पार्टी संगठन में सक्रिय रहे। उनके निधन की खबर के बाद उज्जैन और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन को पार्टी तथा मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया। बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। ये मामला साल 2023 में सामने आया था, जब 6 महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और वे खुद को कभी दोषी नहीं मानते थे। वहीं इस फैसले पर पहलवान बजरंग पुनिया ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि किन आधारों पर यह फैसला दिया गया। उधर शिकायतकर्ता पहलवानों की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने भी फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि शिकायतकर्ता महिलाओं ने अदालत में अपने बयान लगातार कायम रखे। ये मामला 2023 में जंतर मंतर पर पहलवानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। पप्पू यादव के मुताबिक एक व्यक्ति उनके घर में घुसा और उन पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद मौजूद समर्थकों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। हालांकि कथित हमलावर हैप्पी शर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि उनके पास कोई चाकू या हथियार नहीं था। उन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ पप्पू यादव से उनके हालिया विरोध प्रदर्शन और भगवा वस्त्रों को लेकर सवाल पूछने पहुंचे थे। उनके अनुसार बहस के दौरान उनके साथ मारपीट हुई और बाद में उन्होंने गुस्से में चप्पल फेंकी थी। घटना के समय का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हंगामे के बीच पुलिस और समर्थक कथित हमलावरों को काबू करते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। 25 वर्षीय गौरव दवे के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अंग दान का फैसला लिया, जिससे 6 लोगों की नई जिंदगी उन्हें दी गई।
और गौरव को ब्रेन हैमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिवार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले गौरव ने खुद इच्छा जताई थी कि अगर कभी उनके साथ कुछ हो तो उनके अंग दान कर दिए जाएं। परिवार की सहमति के बाद उनका हृदय, लीवर, दोनों किडनी और दोनों आंखें जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए। उनका हृदय विशेष ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अहमदाबाद पहुंचाया गया, जबकि अन्य अंग इंदौर के मरीजों को लगाए गए। अंगदान की इस प्रेरणादायक पहल के सम्मान में गौरव को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। ये फैसला न सिर्फ 6 लोगों के लिए नई उम्मीद बना, बल्कि समाज के लिए भी अंगदान का एक प्रेरणादायक संदेश जरूर छोड़ गया है। इजराइल और हमास के बीच प्रस्तावित युद्ध विराम और हथियार डालने की डील पर नया विवाद सामने आ गया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसे हमास के निरस्तीकरण के वादे पर फिलहाल भरोसा नहीं है और जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता डोरोन स्पीलमैन ने कहा कि खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि हमास हथियार छोड़ने के बजाय अपनी सैन्य ताकत दोबारा खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि अगर सेना समय से पहले गाजा से हटती है तो हमास फिर से अपने ठिकाने मजबूत कर सकता है और भविष्य में नए हमलों का खतरा बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की। ट्रंप की प्रस्तावित योजना में हमास के चरणबद्ध निरस्तीकरण, सुरंगों को खत्म करने, इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और गाजा के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि इजराइल ने दोहराया है कि उसके लिए सबसे पहली शर्त हमास का पूर्ण और सत्यापित हथियार समर्पण है, तभी गाजा से सेना हटाने जैसे अगले कदमों पर विचार किया जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने वाली है। वो 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जहां अपने भविष्य की रणनीति और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात कर सकती हैं। ये कार्यक्रम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से आयोजित किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाएगा। ये शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद पहली बड़ी सार्वजनिक मीडिया उपस्थिति मानी जा रही है। कार्यक्रम में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, पूर्व मंत्री, राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन समेत कई बांग्लादेशी हस्तियां भी शामिल होंगी। गौरतलब है कि 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके बाद देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ और वर्तमान में बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है, जबकि अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर कानूनी कार्यवाही जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शांति रैली के दौरान हुए भीषण धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये विस्फोट स्वात जिले के कबाल कस्बे में आयोजित स्वात अमन जीरगा की रैली के दौरान हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक धमाके के बाद राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक आशंका है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इसकी जो भी आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक नहीं हुई है और किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पिछले कई महीनों से लगातार आतंकी हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही में इसी इलाके में एक और विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की और जान चली गई थी। स्पेन के अफ्रीकी एन्क्लेव स्यूटा में हाल ही में बड़ी घुसपैठ देखने को मिली, जब मोरक्को की तरफ से करीब 50 से 60 हजार प्रवासी समुद्र के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश करते हुए इलाके में पहुंच गए। इस घटना के बाद यूरोप में अवैध प्रवासन को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्पेन के गृह मंत्रालय का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग अब वापस मोरक्को लौट चुके हैं।
घुसपैठ रोकने के लिए स्पेन ने स्यूटा और मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर यानी करीब 1600 फीट लंबा फ्लोटिंग समुद्री बैरियर तैयार किया है। यह विशेष अवरोध पानी की सतह के ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैला है ताकि समुद्र के रास्ते होने वाली अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। इसके साथ ही स्पेनिश सुरक्षा एजेंसियां लगातार समुद्री गश्त भी बढ़ा रही हैं। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी इस मुद्दे पर यूरोपीय नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाओं की आलोचना करते हुए कहा कि समाधान तथ्यों और सहयोग के आधार पर होना चाहिए, जबकि गृह मंत्री ने साफ किया कि सीमा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जारी अशांति और विरोध प्रदर्शनों की खबरों को लेकर पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप और बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कई न्यूज वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनलों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर्स तक पहुंच पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई उन प्लेटफॉर्म्स पर की गई है जो पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा कार्रवाई और स्थानीय लोगों के असंतोष से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन प्रतिबंधों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पार्टी और सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। वहीं यूट्यूब ने भी कई कंटेंट क्रिएटर्स को नोटिस भेजकर अदालत के आदेशों का पालन न करने पर चैनल ब्लॉक होने की चेतावनी दी है। इसी बीच डिजिटल अधिकारों से जुड़े संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि इन कदमों से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी और सीमित हो सकती है। उधर पीओके में हालिया चुनावों के दौरान भी विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और मतदान में बाधाओं की खबरों ने चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्षता पर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई रोकने के बयान के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि क्षेत्रीय देशों के अनुरोध और बातचीत में प्रगति के बाद फिलहाल सैन्य कार्रवाई टाल दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति बन गई है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिका की पीछे हटने की रणनीति बताया और ट्रंप के बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे अपनी ही धमकियों से पीछे हट गए हैं। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि देश की सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के दावे को भी नकारते हुए कहा गया कि जब तक अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता तब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मध्य पूर्व में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और दुनिया की नजरें अब आगे होने वाली कूटनीतिक बातचीत पर टिकी हुई हैं। एक नई स्टडी में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंताजनक खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2015 के बाद से धरती का तापमान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। स्टडी के अनुसार अब वैश्विक तापमान लगभग 0.35 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है, जबकि 1970 से 2015 के बीच ये बढ़ोतरी 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक से भी कम थी। ये रिसर्च प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं ने दुनिया के 5 अलग अलग तापमान रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और सभी में लगभग एक जैसा पैटर्न देखने को मिला। उनके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में तेजी के संकेत 2013-14 के आसपास दिखने लगे थे, लेकिन 2015 के बाद ये बदलाव स्पष्ट रूप से सामने आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी की ये रफ्तार जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दिखाती है और आने वाले वर्षों में इसके प्रभावों से निपटने के लिए तेज और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत होगी। अब बात भारतीय बॉक्सिंग टीम से जुड़ी एक अहम खबर की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक, जिनमें 7 गोल्ड शामिल थे, इसे जीतकर इतिहास रच डाला है। लेकिन इस सफलता के पीछे काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बॉक्सिंग टीम के 12 सपोर्ट स्टाफ सदस्य, जिनमें हेड कोच, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, वीडियो एनालिस्ट और मसाज थेरेपिस्ट शामिल है,
अब भी अपनी सैलरी का वो लोग सभी इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हेड कोच की मासिक सैलरी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए, डॉक्टर की करीब 1.5 लाख, मनोवैज्ञानिक की करीब 1 लाख, वीडियो एनालिस्ट की करीब 80,000, जबकि मसाज थेरेपिस्ट की 40 से 50,000 रुपए तक होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर जल्द ही वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो 10 अगस्त से पटियाला में शुरू होने वाले एशियन गेम्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। सपोर्ट स्टाफ ने इस मामले में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI से जल्द समाधान की मांग की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो चुका है और अब अगली मेजबानी की तैयारी भारत के अहमदाबाद में होगी। ग्लासगो में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि इस बार क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश जैसे भारत के मजबूत खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा ही नहीं थे। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर रिकॉर्ड 39 पदक अपने नाम किए। भारत की सफलता में सबसे बड़ा योगदान बॉक्सिंग का रहा, जहां भारतीय मुक्केबाजों ने 7 गोल्ड समेत 10 पदक जीते। वहीं एथलेटिक्स और भारत ने यहां पर 16 पदक एथलेटिक्स में भारत ने हासिल किए हैं, जो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले 2 गुने रहे हैं। जूडो में भी भारत ने 2 गोल्ड समेत कुल 4 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खेलों की तैयारी के लिए सरकार ने TOPS यानी कि टॉप्स और एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन जैसी योजनाओं के तहत खिलाड़ियों और खेल संघों पर 53 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जिसका असर मैदान पर भी साफ दिखाई दिया। ग्लासगो में समाप्त समारोह के दौरान कॉमनवेल्थ जो स्पोर्ट्स हैं, फ्लैग हैं, भारत को यहां पर सौंपा गया और अब खेलों का अगला संस्करण 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होगा। अब क्रिकेट से जुड़ी एक खबर। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट से उभरने के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। दर्शन के दौरान हार्दिक पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने सफेद शर्ट, लुंगी और गले में गमछा पहन रखा था। मंदिर की परंपरा के अनुसार उन्होंने केश दान यानी मुंडन भी कराया और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा भी मौजूद थी। मंदिर के पुजारियों ने दोनों को वैदिक आशीर्वाद और पवित्र प्रसाद भी भेंट किया। हार्दिक का ये नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई फैंस उन्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं पाए। फिलहाल हार्दिक क्रिकेट से दूर हैं और अपनी चोट से पूरी तरह फिट होने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब मनोरंजन जगत की एक बड़ी खबर। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। दिल्ली रामलीला महासंघ ने फिल्म के मेकर से मांग की है कि रिलीज से पहले उन्हें फिल्म दिखाई जाए। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का कहना है कि ट्रेलर के कुछ दृश्य और कलाकारों की कॉस्ट्यूम्स पर उन्हें आपत्ति है। उनके मुताबिक ट्रेलर में रामायण का वो भाव नजर नहीं आया जिसकी दर्शकों को उम्मीद होती है। रामलीला महासंघ का कहना है कि अगर फिल्म रिलीज से पहले दिखाई जाती है और उसमें कोई आपत्तिजनक बात मिलती है तो वो अपने सुझाव मेकर्स को देंगे, लेकिन अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात सामने आती है और फिल्म बिना बदलाव के रिलीज होती है तो उसका विरोध किया जाएगा। महासंघ ने फिल्म आदि पुरुष का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस बार धार्मिक और पौराणिक कथाओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल फिल्म के मेकर्स की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से बॉक्स ऑफिस की एक और बड़ी खबर। हॉलीवुड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले 4 दिन में करीब 258 करोड़ रुपए का नेट और 308 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही ये भारत में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म
बन गई है। अकेले रविवार को फिल्म ने करीब 77.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं थलपति विजय की फिल्म जननायकन भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। दूसरे रविवार को फिल्म ने 10.7 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके बाद भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 175.6 करोड़ रुपए और दुनिया भर का कलेक्शन करीब 296 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूसरी ओर राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही। रिलीज के 4 दिनों में फिल्म 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी और इसका कुल कलेक्शन करीब 91 लाख रुपए रहा। और आखिर में बॉलीवुड से जुड़ी खबर, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक मजेदार अपडेट साझा किया है। दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो रिपोस्ट किया जिसमें दिखाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भारी वजन उठाने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन छोटे बच्चे की देखभाल करते हुए ऐसा करना लगभग हर मां की मजबूरी बन जाता है। इस पोस्ट के जरिए दीपिका ने इशारा किया कि इन दिनों उनका ज्यादातर समय अपनी बेटी दुआ की देखभाल में ही बीत रहा है। बता दें कि दीपिका और रणवीर सिंह ने इसी साल अप्रैल में अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। फिलहाल दीपिका अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं और लाइमलाइट से दूर परिवार के साथ समय बिता रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका आने वाले समय में शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग और अल्लू अर्जुन के साथ राका में जरूर नजर आने वाली हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।